खगोल शास्त्रियों ने रेडियो टेलीस्कोप के जरिए अचानक एक अजीब दृश्य देखा। ऐसा लगा जैसे उन्हें किसी एलियन का फोन आया हो। बिना देर किए उन्होंने टेलीस्कोप को सिग्नल के स्रोत की ओर मोड़ा और अत्याधुनिक स्टीरियो सिस्टम से उस सिग्नल को रिकॉर्ड करना शुरू किया। जांच में पता चला कि यह सिग्नल पृथ्वी से नहीं बल्कि 26 प्रकाश वर्ष दूर स्थित तारे वेगा से आ रहा है। यह देखकर सभी हैरान रह गए। इतना पास होने के बावजूद पहले कभी यह सिग्नल क्यों नहीं मिला? वैज्ञानिकों ने सावधानी पूर्वक इसका विश्लेषण किया और पाया कि सिग्नल में एक पैटर्न है। ये सभी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स थी। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं। यह कोई संयोग नहीं लग रहा था बल्कि किसी बुद्धिमान सभ्यता का संकेत प्रतीत हो रहा था। यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई और हर क्षेत्र के लोग इस खोज को देखने पहुंचने लगे। आगे की जांच में वैज्ञानिकों को पता चला कि सिग्नल के भीतर एक और परत है, जैसे कोई चित्र, इमेज सिग्नल। उन्होंने तुरंत उसे डिकोड करने की कोशिश की और हैरान रह गए। वह दृश्य था 1936 समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह का, जिसका आयोजन एडोल्फ हिटलर ने किया था। जांच में पता चला कि यह प्रसारण 1936 का ही था। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को इस रहस्य को सुलझाने के लिए बुलाया गया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने एक और बड़ी खोज की। मूल वीडियो 25 फ्रेम प्रति सेकंड का था, लेकिन जो सिग्नल मिला वह 50 फ्रेम प्रति सेकंड का था, यानी अतिरिक्त 25 फ्रेम मौजूद थे। जब इन अतिरिक्त फ्रेम्स को अलग किया गया तो पता चला कि उनमें भारी मात्रा में डेटा छिपा हुआ है, लगभग 63,000 पन्नों के बराबर जानकारी। लेकिन समस्या यह थी कि कोई भी वैज्ञानिक इसे समझ नहीं पा रहा था। 2 महीने बाद श्याओमेई को एक रहस्यमयी कॉल आया। उसे एक गुप्त स्थान पर बुलाया गया। वहाँ उसे एक ऐसी महिला मिली जो एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थी, लेकिन अमेरिकी सरकार द्वारा वांछित थी क्योंकि उसने सरकार के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। वही इस पूरे शोध को गुप्त रूप से फंड कर रही थी। उसने बताया कि उसने इस डेटा को समझने का तरीका खोज लिया है। दरअसल ये सभी डेटा त्रिआयामी पन्नों 3D पेजेस में थे और हर पन्ने को समझने की अलग कुंजी थी जो उसी के अंदर छिपी हुई थी। अंततः श्याओमेई ने पाया कि ये एक तरह के मूलभूत समीकरण, बेसिक इक्वेशंस हैं। इन समीकरणों की मदद से उन्होंने कुछ सामान्य वैज्ञानिक शब्दों को समझा, जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान और ज्यामिति से जुड़े शब्द। जब इन शब्दों को पूरे डेटा पर लागू किया गया तो चौंकाने वाला सच सामने आया। यह दरअसल इंजीनियरिंग के नक्शे, इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट्स थे। साफ था कि एलियन मानवता को कोई मशीन बनाना सिखाना चाहते थे। यह कोई उन्नत उपकरण हो सकता था, कोई शिक्षण यंत्र या शायद कोई परिवहन साधन। ऊपरी अधिकारियों के होश उड़ गए। अगर यह सच में किसी एलियन ट्रांसपोर्ट या पोर्टल का डिजाइन हुआ तो आगे क्या होगा, यह सोचकर ही सब सन्न रह गए। अगर यह सच में एलियन सेना को बुलाने जैसा हुआ तो क्या यह खुद मुसीबत को न्योता देना नहीं होगा? इसी डर की वजह से ज्यादातर उच्च अधिकारी उस मशीन के निर्माण के खिलाफ थे। लेकिन श्याओमेई का मानना था कि इंसान एलियनों के लिए कोई खतरा नहीं है। जैसे हम इंसान कभी अफ्रीका जाकर सिर्फ कुछ चींटियों को खत्म करने के लिए युद्ध नहीं छेड़ते। दोनों पक्षों में बहस लगातार चलती रही। तभी राष्ट्रपति मीटिंग रूम में आए और उन्होंने फैसला लिया कि इस परियोजना को वैश्विक बनाया जाएगा ताकि जोखिम और खर्च सभी देशों में बांटा जा सके। यह घोषणा होते ही दुनिया भर के सबसे बड़े वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गए। करीब 1 साल की मेहनत और लगभग $2 ट्रिलियन खर्च करने के बाद उन्होंने उस ब्लूप्रिंट के अनुसार मशीन तैयार कर ली। जांच में पता चला कि यह कोई एलियन पोर्टल नहीं बल्कि एक परिवहन यंत्र था जो इंसानों को अंतरिक्ष में भेज सकता था। अब सवाल यह था कि एलियन सभ्यता इंसानों से यह मशीन क्यों बनवाना चाहती है। इसका जवाब आने के लिए तय हुआ कि एक प्रतिनिधि को एलियनों से मिलने भेजा जाएगा। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस मिशन के लिए चुने जाना चाहते थे, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि जापान ने अपनी उम्मीदवारी छोड़ दी और बदले में मशीन बनाने की तकनीक हासिल कर ली, जो बाद में पूरे प्रोजेक्ट को बचाने में काम आई। अब सवाल था कौन जाएगा। चूंकि श्याओमेई ने ही सबसे पहले एलियन सिग्नल खोजा था, वह सबसे मजबूत उम्मीदवार थी। लेकिन चयन के दौरान उससे एक सवाल पूछा गया, क्या वह भगवान पर विश्वास करती है? श्याओमेई बचपन से नास्तिक थी, इसलिए उसने साफ कहा कि वह सिर्फ विज्ञान पर विश्वास करती है। यही जवाब उसके खिलाफ चला गया। चयन का उद्देश्य ऐसे व्यक्ति को चुनना था जो पूरी मानवता का प्रतिनिधित्व कर सके, और दुनिया के ज्यादातर लोग किसी न किसी रूप में भगवान पर विश्वास रखते हैं, इसलिए उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। अंततः उसका प्रतिद्वंद्वी दाढ़ी वाला वैज्ञानिक चुना गया। और सबसे चौंकाने वाली बात, यह सवाल पूछने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बॉयफ्रेंड था। लॉन्च के दिन भारी भीड़ इकट्ठा हुई। हर कोई इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहता था। लेकिन तभी एक आतंकवादी लॉन्च साइट में घुस गया। मानवता को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसने खुद को उड़ा लिया। धमाके में लॉन्च पैड तबाह हो गया और चुना गया वैज्ञानिक भी मारा गया। इस तरह पूरा मिशन खत्म होता नजर आया। जब सबको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी श्याओमेई को उस रहस्यमयी महिला का वीडियो कॉल आया। उसने बताया कि वह इस समय रशियन स्पेस स्टेशन में रह रही है, जहां कम ऑक्सीजन और शून्य गुरुत्वाकर्षण उसके कैंसर के इलाज में मदद कर रहे हैं। उसने यह भी खुलासा किया कि उसकी कंपनी ने होकाइडो में एक बैकअप ट्रांसपोर्ट डिवाइस पहले ही बना रखा है। उसने वह मशीन अमेरिका को दान कर दी और श्याओमेई को यात्री के रूप में भेजने की अनुमति दे दी। इस बार सुरक्षा के लिए सब कुछ गुप्त रखा गया। किसी देश को जानकारी नहीं दी गई, कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई। एक तूफानी अंधेरी रात में चुपचाप मिशन शुरू करने का फैसला हुआ। श्याओमेई का बॉयफ्रेंड भी अब उसकी हिम्मत से प्रभावित था और उसने उसका साथ देने का फैसला किया। मिशन के लिए खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, संचार और रिकॉर्डिंग सिस्टम तैयार किए गए। साथ ही एक अंतिम विकल्प भी दिया गया ताकि अगर हालात बेहद खराब हो जाएं तो वह खुद को बचाने या खत्म करने का निर्णय ले सके। सब कुछ तैयार होने के बाद श्याओमेई ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाया और अंतरिक्ष की उस अनजानी यात्रा पर निकल पड़ी। आप जो देख रहे हैं वह कोई साधारण यंत्र नहीं बल्कि एक अति प्रकाश फास्टर देन लाइट प्रक्षेपक है। यह 4 विशाल गोल रिंगों
को एक क्रेन जैसे भुजा, लिफ्ट आर्म और एक गोलाकार कैप्सूल से मिलकर बना है। जब रिंगों में ऊर्जा अपनी चरम सीमा तक पहुंचती है तो कैप्सूल भुजा से अलग होकर रिंगों के केंद्र में गिरता है और उसी क्षण शुरू होता है प्रकाश से भी तेज यात्रा। आज पहली बार मानव इस मशीन का उपयोग करके वेगा तारा की ओर जा रहा है, जहाँ कथित एलियन सभ्यता से संपर्क करना लक्ष्य है। श्याओमेई विशेष स्पेस सूट पहनकर वैज्ञानिकों की निगरानी में धीरे धीरे कैप्सूल के अंदर जाती है। वह अपनी सीट बेल्ट बांधती है, संचार और रिकॉर्डिंग सिस्टम चालू करती है और यात्रा शुरू हो जाती है। जैसे ही मशीन सक्रिय होती है, कैप्सूल के फर्श से सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। ऊर्जा 60% तक पहुँचते ही फर्श पारदर्शी होने लगा है। नीचे घूमती हुई रिंगें साफ दिखाई देती है, लेकिन अजीब बात यह है कि कंट्रोल सेंटर को कुछ भी दिखाई नहीं देता। उन्हें सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्यवधान इंटरफियरेंस मिल रहा होता है। फिर सहायक रॉकेट चालू होते हैं। मशीन की ऊर्जा तेजी से बढ़ती है और एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी पूरे समुद्र तट को रोशन कर देती है। सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। मॉनिटर पर आंकड़े इतने बढ़ जाते हैं कि उन्हें मापा ही नहीं जा सका। मुख्य अधिकारी आपातकालीन रोक लगाने ही वाले होते हैं कि तभी श्याओमेई की आवाज आती है। वह कहती है कि सब कुछ ठीक है। यह सुनकर सबकी सांस में सांस आती है। ऊर्जा जैसे ही चरम पर पहुंचती है, पूरा क्षेत्र एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में घिर जाता है और कैप्सूल अचानक प्रकाश से तेज गति में प्रवेश कर जाता है। श्याओमेई संपर्क बनाए रखने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी गति में यह लगभग असंभव हो जाता है। अचानक वह एक विशाल भंवर के सामने पहुंचती है। यह स्पष्ट रूप से एक वर्म होल का प्रवेश द्वार है। कैप्सूल उसमें खिंच जाता है। वह एक सुरंग में प्रवेश करती है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यहाँ गति प्रकाश से भी कहीं ज्यादा है। कुछ ही पलों में उसे एक चमकदार क्षेत्र दिखाई देता है, एक पूरा आकाश गंगा तंत्र। वह पलक झपकते ही उसे पार कर एक अनजान अंतरिक्ष में पहुंच जाती है, जहाँ सामने वही तारा है, वेगा। तभी एक सफेद चमक आती है और वह फिर एक नए वर्म होल में प्रवेश कर जाती है। ऐसा लगता है कि पिछला स्थान सिर्फ एक ट्रांजिट स्टेशन था और वह रोशनी शायद किसी एलियन यान की थी। अब गति और भी तेज हो जाती है, इतनी कि उसे लगता है उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाएगी। वह खुद को जागृत रखने के लिए लगातार बोलती रहती है। कुछ समय बाद वह फिर रुकती है। यह एक और ट्रांजिट पॉइंट है। यहाँ 4 तारों वाला एक विशाल तंत्र दिखाई देता है, एक 4 तारा प्रणाली। चारों ओर एलियन सभ्यता की रोशनी जगमगा रही है, विशाल शहर, अद्भुत संरचनाएं। तभी अचानक वह फिर खिंच जाती है एक और वर्म होल में। इस बार झटके इतने तेज होते हैं कि उसकी सीट भी टूट जाती है, लेकिन अंततः कैप्सूल सुरक्षित उतर जाता है। वह बाहर झांकती है और जो देखती है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अजीब सी जैविक संरचनाएं, जैसे खनिज और जीव एक साथ मिल गए हों। वह मन ही मन सोचती है, काश वह कवि होती, क्योंकि केवल कविता ही इस दृश्य को व्यक्त कर सके। इस अद्भुत दृश्य को देखते देखते वह बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक समुद्र तट पर पाती है, लेकिन यह कोई सामान्य तट नहीं है। उसके चारों ओर अनगिनत रंगीन नेबुला तैर रहे हैं, जिन्हें वह हाथ से छू भी सकी है। वह जगह मानो पहुंच से बाहर थी, समझ से परे। श्याओमेई अभी भी उलझन में थी कि वह आखिर कहाँ है। तभी दूर से एक धुंधली आकृति उसकी ओर बढ़ती दिखाई दी। साफ था वह एक एलियन था, लेकिन जैसे ही वह पास आया उसने श्याओमेई के पिता का रूप ले लिया। उसी आवाज, उसी अंदाज में उसने उससे बात करनी शुरू की। श्याओमेई भावनाओं में बह गई। उसे लगा जैसे सच में उसके पिता उसके सामने खड़े हों। लेकिन कुछ ही क्षणों में उसे एहसास हुआ कि यह असली नहीं है। एलियन ने उसके दिमाग और यादों को पढ़कर यह रूप लिया है। एलियन ने इस बात से इनकार नहीं किया। उसने कहा कि इस तरह संवाद करना आसान होता है। श्याओमेई ने पूछा, आप लोगों ने इंसानों से संपर्क क्यों किया? एलियन ने जवाब दिया, संपर्क तो तुम इंसानों ने पहले किया था, हम तो बस सुन रहे थे। श्याओमेई ने फिर पूछा, क्या वह विशाल परिवहन प्रणाली आपने बनाई है? एलियन ने कहा, नहीं, जब हम यहाँ आए तब वह पहले से मौजूद थी, हमें भी नहीं पता उसे किसने बनाया। यह सुनकर श्याओमेई हैरान रह गई। क्या इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में और भी उन्नत सभ्यताएं मौजूद हैं? एलियन ने जमीन से रेत उठाई और कहा, ब्रह्मांड इतना विशाल है, अगर सिर्फ कुछ ही सभ्यताएं हों तो यह बहुत अकेला नहीं लगेगा। तभी अचानक अनगिनत रोशनी की किरणें आकाश को चीरती हुई दिखाई दी। हर किरण एक अलग सभ्यता का प्रतीक थी और वे सभी एक ही वर्महोल की ओर बढ़ रही थी। वही उनका घर लौटने का रास्ता था। क्षण भर में ही श्याओमेई वापस पृथ्वी पर आ गई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि सभी कैमरों में सिर्फ यही रिकॉर्ड हुआ कि कैप्सूल अलग होते ही सीधे समुद्र में गिर गया और पूरा घटनाक्रम मात्र 1 सेकंड में खत्म हो गया। श्याओमेई के पास इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वह एलियनों से मिलकर आई है। दुनिया में भ्रम न फैले, इसलिए अमेरिका ने एक बड़ी सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की। श्याओमेई ने कहा, जो 1 सेकंड पृथ्वी पर बीता वही मेरे लिए 18 घंटे थे। मशीन ने एक आइंस्टीन रोजन ब्रिज खोला था, एक ऐसा रास्ता जो समय और स्थान को जोड़ता है। उसने समझाया कि जनरल रिलेटिविटी के अनुसार अलग अलग स्थानों पर समय अलग तरह से बीत सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक सैद्धांतिक बात थी और उसके पास इसे साबित करने के लिए ठोस सबूत नहीं था। आखिरकार उसे भ्रमग्रस्त घोषित कर दिया गया। आंखों में आंसू लिए उसने बस इतना कहा, मेरे शरीर का हर एक कण गवाही देता है कि मैंने वह सब अनुभव किया है। मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन एक वैज्ञानिक होने के नाते जो मैंने देखा उसे साझा करना मेरी जिम्मेदारी है। उसका बॉयफ्रेंड ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने उस पर विश्वास किया। भले ही वह आस्था में विश्वास करता था, लेकिन उसके अंदर भी सच्चाई को खोजने की लगन थी। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वह सुनवाई वास्तव में एक दिखावा थी, क्योंकि श्याओमेई के साथ गया रिकॉर्डिंग डिवाइस पूरे 18 घंटे तक रिकॉर्ड करता रहा था। भले ही उसमें सिर्फ स्टैटिक नॉइज दिखाई दे रहा था, लेकिन यह साबित करने के लिए काफी था कि वह 18 घंटे तक पृथ्वी से बाहर थी। अमेरिका ने इस सच्चाई को सार्वजनिक नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने 45 और रेडियो टेलीस्कोप बनवाए और अंतरिक्षी खोज को और तेज कर दिया।